तो 5 सितंबर का जेईई मेंस 2020 में जो पेपर हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री का सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको लिंक में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है विच एसिड इज नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सा एसिड है जो इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, इसमें पूछा है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है हमें पता है। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जो हमारे बॉडी में संस्थापित नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट टायरोसिन। तो उसके बाद दूसरा है व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम्स पॉल्यूटेड। 4 ऑप्शन दिए, उसमें आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है कि जैसे पॉल्यूटेड रिवर में क्या होता है जिसमें तरह तरह के एसिड्स निकलते रहते हैं कहाँ से, आपके फैक्ट्रीज से। तो वो क्या करते हैं कि प्लांट्स जो वाटर के ऊपर जो प्लांट उगाता है उसी प्रोसेस को, उसी ग्रोइंग प्रोसेस को प्लांट्स की यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। उसकी वजह से भी वो एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है। थर्ड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड टू सप्रेस द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रेनालिन। न्यूट्रेनालिन का इफेक्ट को कौन जो है कम करता है। न्यूट्रेनालिन के इफेक्ट से क्या होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है, फ्लूइड का अगर कंसनट्रेशन कम हो जाए बॉडी में, लो हो जाए तो डिप्रेशन में आदमी जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हैं। तो थर्ड का हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो थर्ड का हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। फोर्थ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी दिया है आपका ये OCH3, सी दिया हुआ है PH फेनिल, C डबल बॉन्ड O, दिस C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज फेनिल। डी दिया हुआ है आपका, मेथिल का मेथिल का और ट्वाइस। हाँ, तो इसमें पूछा है कि अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी ऑर्डर पूछा है। एसिडिटी ऑर्डर पूछा है अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी ऑर्डर पूछा है। देखिए क्या होगा, हम जो है इसका जो कॉन्जुगेटेड, इससे जो कॉन्जुगेटेड बेस निकलेगा उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर बता दें, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है अल्फा हाइड्रोजन का। उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वही होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये यहाँ से खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, क्योंकि जब इसको कॉन्जुगेटेड बेस में तोड़ोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ले रहा कि ये माइनस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये माइनस को कम कर रहा है, कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस हो गया तो ये माइनस को कम कर रहा है। तो ये सी सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद और दूसरी बात, यहाँ पे एरोमेटिसिटी भी है एक तरीके से, ये भी देख सकते हो। यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए स्टेबल है। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा है, ये CH3 लगा है, ये दे रहा है लेकिन इन दोनों से कम दे रहा है। तो CA बी इसके बाद बी होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो इसके बाद डी होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा CABD, CA, इसके बाद हो जाएगा आपका CABD। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट में। अब PCl5 कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। PCl5 का करेक्ट स्ट्रक्चर, ये भी एक क्वेश्चन आया था PCl5 का। तो हम लोग जानते हैं कि PCl5 को अगर हम तोड़ें तो वो इक्विलिब्रियम रहता है किसके साथ, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के साथ। तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और एक हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये एग्जिस्ट करता है PCl5 एज ए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सॉलिड स्टेट में। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेटिंग एनर्जी वैल्यू कॉम्प्लेक्स हैविंग 3d6। तो CFSE की वैल्यू क्या होगी, देखो 3d6 पूछा है, अगर 3d6 दिया है तो CFSE की वैल्यू क्या होगी। देखो हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, अलग अलग निकालेंगे। टेट्राहेड्रल केस में क्या होगा और ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा, दोनों के केस अलग है। अब देखो टेट्राहेड्रल में हम लोग जानते हैं कि TPG ऊपर होता है, EG नीचे होता है।
तो D6 को पहले बांट दो, T2G ऊपर T2G, ये हो गया T2G और ये हो गया आपका क्या EG, T2G और EG, T2G और ये हो गया आपका क्या EG। अब T2G, अब ये 6 है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, CFSE की वैल्यू जो हो जाएगी क्या। अब ये T2G जो होता है वो छोटा होता है, T2G छोटा होता है और EG बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 0.4 एन T2G माइनस 0.6 एन EG, ये हो जाएगा डेल्टा नॉट। तो 0.4 एन T2G में कितने हैं 3 हैं, इंटू 3 माइनस 0.6 इंटू ये कितना है 3, तो 0 वो ये हो गया 4 3 1.2 माइनस 6 3 1.8, ये आ गया 0. ये टोटल इंटू डेल्टा नॉट से इंटू है, ठीक। तो ये आ जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट, और ये आएगा माइनस का, ये आ गया। और टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के केस में EG ऊपर चला जाएगा और T2G आपका कहाँ आ जाएगा, T2G आपका नीचे आ जाएगा, T2G 1 2 3 4 एंड 5 देन 6। तो ये क्या हो जाएगा आपकी CFSE की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी 0.6 NEG माइनस 0.4 एन T2G हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगी, ठीक। अब डेल्टा नॉट ये हो जाएगा 0.6 EG2 है, EG2 है माइनस 0.4 इंटू 4 है ना, T2G 4 है, 0.4 इंटू 4, तो आपका ये हो जाएगा 0.6 1.2 माइनस 0.44 जैसे 1.6, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस का, तो डेल्टा नॉट आपकी दो वैल्यू आ गई माइनस 0.4 डेल्टा नॉट एंड माइनस 0.6 डेल्टा नॉट, ये ऑप्शन है। तो यही ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 7th, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे एक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे एक रिएक्शन दी हुई है 2NO2 गिव N2O4 जहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है -58 किलो जूल पर मोल, ये दी हुई है। अब ये डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। पहले देख लो फिर उसका क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन क्या है कि ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर का इंक्रीज करें और प्रेशर का इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन शिफ्ट होगा। हमको पता है कि प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, सीआरटी पढ़ा हुआ आपने, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कम होगी, मतलब कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम जो होगा वो किधर शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो ये उस तरफ जाएगी जितना नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, मतलब कि ये शिफ्ट होगी किधर, रिएक्टेंट साइड की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट साइड और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगी ये रिएक्शन। अब इसमें पूछा है कि माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, जो हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, माइसेल कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कि कौन सा सही डायग्राम है। तो इन चारों में सही डायग्राम बना देता हूँ। सही डायग्राम ये है जिसमें आपके टेल्स जो हैं, जिसमें आपके जो आपके टेल्स हैं, इसके बनता है एक जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, तो वही जो है सबसे सही एग्जाम, सही डायग्राम। इसमें पूछा है 6th पीरियड, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल विच आर फिल्ड इन द 6th पीरियड। ये आप आराम से कर लोगे, पीरियोडिक टेबल फंक्शन है, 6th पीरियड बताने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी 64 GD2+, 64 GD2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। आप लिखो 64 का, लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 आप देखो पहले जोड़ 4d10 4d10 5p6 6s2 4f 1 minute 2 2 4 4 2 6 6 12 12 6 18 18 20 20 30 38 48 60 54 56 56 और उसमें कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ 6 8 1 9 तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ये आपका क्या हो गया 7 हो गया ठीक। तो ये आपका आ गया ये आपका। अब देखिए यहाँ पे जब उसने कहा 2 प्लस निकालना है आपको 2 प्लस निकालना है तो आपको 2 जो है यहाँ से निकालना रहेगा। आपका लास्ट आएगा 4f7 जो होगा लास्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन में आंसर आएगा आपका 4f7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हाँ इलेक्ट्रॉनिकल बेस है डिफरेंस इन द थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट पूछा है फॉर द बोथ ऑर्बिट थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन He प्लस और Li2 प्लस दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है कि थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट इसकी और थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट इसकी जो थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट है और इसकी जो थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का जो रेडियस उसका डिफरेंस का रेशियो पूछा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आर थर्ड निकालने पर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड होता है ठीक। तो आप यहीं से बोलो ये आर थर्ड हो गया आर थर्ड और आर फोर्थ का डिफरेंस हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या जेड तो सेम हाइड्रोजन हीलियम 2 हो गया और थर्ड फोर्थ का 16 मतलब n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर तो 3 3 9 हो गया ये हो गया। ये He प्लस का अपॉन आर डिफरेंस किसका लिथियम 2 प्लस का तो ये हो जाएगा 0.529 और ये हो गया 9 अपॉन ये 3 हो गया। तो ये गया ये आपका आएगा 3/2। हाँ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन और ब्यूटेन पूछा है कि कंबशन जब हम कराएंगे 1 मोल प्रोपेन और 1 मोल ब्यूटेन का तो कितने ऑक्सीजन हमको रिक्वायर्ड होंगे। तो 1 मोल प्रोपेन हो गया ये हो गया 1 मोल प्रोपेन। जब इसका हम कंबशन कराएंगे जब इसका हम कंबशन करा रहे हैं पूरा कंबशन कराना है तो हमें कितने लगेंगे 5O2 लगेंगे। आप देख लेना करा के मैं रिएक्शन दिखे दे रहा हूँ देखिए 3CO2 प्लस 4H2O है। और जब हम किसका कराएंगे ब्यूटेन का CH2 CH3 तो 13/2O2 लगेगा आपका आएगा 4CO2 5H2 4CO2 और 5H2। तो ये कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो वही आएगा कितना आंसर 11.5O2 की हमको जरूरत पड़ेगी 11.5O2 जब जोड़ दोगे तो इतने ओटे की जगह आने पड़ेंगे। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर फॉस्फोनिक ये बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो PTEN का होल ट्वाइस NO2 इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं ये पूछा है। बस केवल आइसोमर्स लिख लेना। देखो सबसे पहले ऐसे जैसे ही लिखा है वैसे ही इसका क्या होगा 2 होगा सिस और ट्रांस होगा जैसे लिखा हुआ है अब इसके अलावा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं PTEN का होल ट्वाइस ONO का होल ट्वाइस यही कैसे लिख सकते हैं। इसका भी क्या होगा सिस और ट्रांस होगा। ये 2 2 4 हो गए 2 2 4 हो गए और ये एक हो गया 2 2 4 और ये कैसे लिखा है ये तो ज्योमेट्रिकल हो गए दोनों। और ये जो पहले सबसे पहले आपने बड़ा स्ट्रक्चर है तो ये हो गए 2 तो 6 हो गए। अब इसको एक तरीके से लिख सकते हो PTEN का होल ट्वाइस NO2 ONO इसका भी क्या होगा 2 होगा सिस और ट्रांस दोनों होगा। तो ज्योमेट्रिकल में इसके कितने हो गए आइसोमर्स 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 ये 8वां और ये 9वां ये टोटल 9 प्रकार के आइसोमर्स बना सकता है। ये केवल टोटल 9 प्रकार के आइसोमर्स
बना सकते हैं। तो इसके 9 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हो गए, 9 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स इसके हो गए। आप देखिए केवल आराम से करते हैं, सब एनसीईआरटी के ही लगभग क्वेश्चन आए हैं बस हिस्ट्री में। फिर उसके बाद अब जैसे दिया हुआ रिएक्शन ए गिव बी, रिएक्शन ए जो है वो बी दे रहा है और रिएक्शन ए जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है, रिएक्शन बी प्रोडक्ट दे रहा है। इनका कहने का इन्होंने हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ दी हुई है, इन्होंने फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ दी हुई है कितनी 180 सेकेंड और सेकेंड रिएक्शन की हाफ लाइफ दी हुई है इन्होंने 300 सेकेंड। फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ दी है 180 सेकेंड, तो सेकेंड रिएक्शन की ये दी हुई है। सेकेंड रिएक्शन की 300 दी है। पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम concentration of B becomes 4 times, after how much time concentration of B become 4 times of concentration of A, concentration of B becomes अब initially ये दोनों क्या है इक्वल दिया, ये दोनों चीज क्वेश्चन किया मैंने कि इनिशियली इनका कंसंट्रेशन सेम है और फाइनली जो है बी कब कितने टाइम पे टाइम टी निकालना है कि बी इज इक्वल्स टू 4a हो जाए कंसंट्रेशन। तो हमें मालूम है कि टी हाफ जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 0.693 होता है, ठीक। तो ये होता है। अब हम एक बात और जानते हैं कि NO इज इक्वल्स टू NT इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस KT होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन एट इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू ई की पावर माइनस रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, ये होता है। देखो टाइम तो सेम रहेगा ना दोनों का। अब यहाँ से आप निकाल लो NT मतलब ये हो गया क्या B का कंसंट्रेशन अगर मान लें टाइम t, तो और ये ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है, तो ये B नॉट मान लो, ये B नॉट मान, ये ई की पावर माइनस K1 यहाँ से निकालो, यहाँ से इसका K1 निकालो, इसका K1 निकालेंगे, यहाँ से K1 निकालेंगे तो कितना आएगा, निकालोगे तो आएगा ये आएगा 0.693 बाई 180 ये आएगा 0.693 बाई 180। अगर हम देखें 0.693 ln2 की वैल्यू है अपॉन 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर ln2 अपॉन 180 t, तो ये हो गया। अब a जो कंसंट्रेशन रहेगा इज इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस ln2 अपॉन इसका हो जाएगा कितना 300 ठीक। एंड करेक्ट नहीं सबसे इसका मतलब 300 दिया हुआ है और इसका 180 दिया हुआ है, ये हो जाएगा ठीक, ये हो गया। अब दोनों को आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दिया तो अब b इज इक्वल्स टू 4a दिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू 4a हम रख दें 4a, तब हमारा t निकालना है 4a रख दिया हमने, 4a रख दिया तो ये और ये कैंसिल, ये 4 आया इज इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट गया। अब वो इज इक्वल्स टू e की पावर, अब ये ऊपर जाएगा, अब t हमने कॉमन ले लिया, ये ऊपर गया ln2 अपॉन 180 माइनस ln2 अपॉन व्हाट, ये हो जाएगा 300, ये होगा, ये इतना आ गया। अब ये e की पावर, अब ln दोनों तरफ ले रहे, e की पावर करोगे तो ln दोनों तरफ होता है, ये ln 4 हो गया इज इक्वल्स टू ये t की पावर हट गया t इंटू ln2 हमने कॉमन लिया 180 माइनस 1 अपॉन 300 हो गया। अब इसको ln4 को हम लिख सकते हैं 2 ln2 लिख सकते हैं, ln2 की होल पावर 2 तो 2 को पहले है, ये दोनों कट जाएगा तो t यहाँ से आएगा अप्रॉक्स हमारा t अप्रॉक्स आएगा हमारा 900 सेकेंड, आप सॉल्व कर लेना तो t आ जाएगा 900 सेकेंड। तो ये एक क्वेश्चन दिया आपकी वाले पेपर में आया था, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गैल्वेनिक सेल M2 प्लस ZF। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉनिक सेल दी हुई है रिएक्शन क्या Mn2 प्लस Mn2 प्लस Zn गिव Zn2 प्लस Mn सॉलिड, ये फर्स्ट लिया कर लीजिए ठीक। अब यहाँ पे निकालना कह रहा है कि डेल्टा G0 की वैल्यू आपको दी है -386,
किलो जूल पर मोल दी हुई है, 15 क्वेश्चन है जो जेई में, ठीक है। आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं निकालनी है। ई नॉट सेल की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, हमको फॉर्मूला पता है डेल्टा जी नॉट, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल होता है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी है -386 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगी, 2 इंटू एफ की वैल्यू थी 96500 इंटू ई नॉट सेल, तो यहाँ से आपका ई नॉट सेल की वैल्यू निकल आएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ निकल आएगी 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट जो ऑप्शन में 2 वोल्ट दिया होगा वही आंसर होगा इसका। 16% डेंसिटी ऑफ EDTA, फिर पूछा है फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन EDTA कोऑर्डिनेशन का कि 4 माइनस, इसमें डेंसिटी मतलब क्या होता है, इसमें पूछा है डेंसिटी मतलब होता है कि कितने जो है आपके डोनर एटम्स इसमें हैं, डोनर एटम्स कोऑर्डिनेटेड हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो इसमें जो है 6 डोनर एटम होते हैं, कितने 6 डोनर एटम होते हैं, 6 डोनर एटम होते हैं। इसमें कितने डोनर एटम होते हैं, इसमें 6 डोनर एटम हैं सर, 6। ये 16 क्वेश्चन हुए हैं, वो है जेईई मेंस फर्स्ट शिफ्ट के जो केमिस्ट्री में आए हैं 5 सितंबर को, देखना होगा।